नमस्ते दोस्तों, मैं कपिल कुमार सेवक अल्फा मेंटो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए शैक्षिक नवाचार की क्लास लेके आए हैं, जो रिवीजन क्लास है, क्योंकि आने वाले समय में जल्दी आपका लेवल 1 और लेवल 2 का एग्ज़ाम है, बहुत ही जल्दी 17 जनवरी की डेट है। तो वैसे तो तैयारी अपने सबने कर रखी है और सबने पढ़ भी लिया है, लेकिन अब रिवीजन का टाइम है और रिवीजन बहुत ज़ोरों शोर से आपका हो भी रहा होगा। तो उसके लिए हम एक क्लास लेके आए हैं, शैक्षिक नवाचार और उसकी योजनाओं की एक रिवीजन क्लास है। और इस क्लास के माध्यम से समझेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं, और उसके आप इससे आप क्या हो जाएगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और आपको कितना आता है वो भी पता चल जाएगा कि आपने इतने 3-4-6 महीनों से आप लगातार लाइब्रेरी में बैठ बैठ के पढ़ रहे हो, अलग अलग कोचिंगों से तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रखी है आपने, बुक्स पढ़ रखी है अलग अलग टाइप की। तो आपने कहाँ से क्या मैटर पढ़ा और उसमें से यहाँ पे जो पढ़ाएंगे उसमें क्या चीजें आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, आपको इसमें से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी रिवीजन क्लास यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और आप एक एक क्लास में एक एक टॉपिक हम यहाँ पे नवाचार का देखेंगे, और आपने भी पढ़ रखा होगा तो आप उसको देखें अच्छे से, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है उसको अच्छे से यहाँ पे देख के उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए शैक्षिक नवाचार एवं योजनाएं, उसकी एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो स्माइल प्रोग्राम है। सब जानते हैं कि हमारी सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था बच्चों के लिए, वो है, इसका नाम है स्माइल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है वो कब चलाया गया? ये प्रोग्राम जो है वो कोविड के समय में चलाया गया। कोविड के समय में सबको पता है कि उस समय में हमारी सबकी पूरे देश में स्कूलें बंद थी। ठीक है, अब उससे हमारे जितने भी बच्चे हैं स्कूल में वो शिक्षा से वंचित हो रहे थे। तो जो हमारी सरकार है उसने सोचा कि बच्चों को कैसे न कैसे पढ़ाई से जोड़ा जाए, तो उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया था, उसका नाम है स्माइल। क्या नाम है? स्माइल। उसके 3 पार्ट है, अलग अलग पार्टों में इस प्रोग्राम को चलाया गया। तो पहला जो पार्ट है स्माइल 1, स्माइल प्रथम जो है वो कब शुरू हुआ था? स्माइल प्रथम जो शुरू हुआ था वो हुआ था 19 अप्रैल 2020 को। 19 अप्रैल 2020 को हमारी सरकार ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था। वो भी कौन से समय में? कोविड के समय। कोविड के समय में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया और बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया। अब कोविड के समय में स्कूलें तो बंद थी, अब बच्चों को शिक्षा से जोड़ा कैसे जाए? तो उसके लिए सरकार ने क्या पहल की? सबके पास सीधी बात है, हम मोबाइल तो चलाते ही हैं। ठीक है, तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों को एक कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए ऑनलाइन माध्यम से। तो सरकार ने एक ऐप बनाया, स्माइल प्रोग्राम चलाया। इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार ने क्या किया कि कुछ कंटेंट है जो सरकार के द्वारा मोबाइल व्हाट्सएप पे भेजा गया। अब तो सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत, ये ध्यान रखना, स्माइल 1 प्रोग्राम कब शुरू हुई? 19 अप्रैल 2020 को। उसका मेन उद्देश्य क्या था? ई कंटेंट के माध्यम से, ई कंटेंट जो है वो व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। सबसे पहले वो कंटेंट कहाँ पे जाएगा? शिक्षकों के पास जाएगा। जो शिक्षक होंगे, जो स्कूल में पढ़ाने वाले वो शिक्षक हैं, वो उस कंटेंट को अभिभावक और विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। अब उसके लिए करना क्या था? उसके लिए सरकार ने क्या किया कि शिक्षकों के ग्रुप बनाए गए, साथ ही विद्यार्थियों और अभिभावकों के अलग अलग क्लासों के ग्रुप बनाए गए। जो कंटेंट आगे से आता उस कंटेंट को शिक्षकों के द्वारा, या तो अभिभावक के नंबर है तो उसका ग्रुप बनाया हुआ है तो उस ग्रुप में डाल देते थे, या शिक्षकों का विद्यार्थियों का ग्रुप बनाया हुआ है तो विद्यार्थियों के ग्रुप में उसमें डाल देते, ताकि बच्चा उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ ले, उसके नोट्स बना ले और अच्छे से उसको क्या करे? रिवाइज कर ले, ताकि जो बच्चा वो शिक्षा से वंचित नहीं हो, लगातार शिक्षा से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये कंटेंट जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से कहां भेजा जाता था? व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा जाता था। किसको भेजा जाता? पहले शिक्षकों को भेजा जाता, और शिक्षक किसको भेजते थे? अभिभावक या विद्यार्थियों को भेजते थे। ठीक है, और इस स्माइल 10 जो हमारा प्रोग्राम था उसका जो थीम था वो क्या था? आओ घर में सीखे। इंपॉर्टेंट है, इस थीम को आपको याद रखना है, एग्जाम में याद लायक है। तो आपको पूछ सकता है कि आपकी जो स्माइल 10 जो प्रोग्राम था उसका थीम क्या था? इसका थीम था आओ घर में सीखे, आओ घर में सीखे। ठीक है, इस प्रोग्राम को सरकार ने सकारात्मक पॉजिटिवनेस से के साथ लिया और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चला। उसके बाद उन्होंने सोचा सरकार ने कि हम जो है अभी सिर्फ बच्चों को ई कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, ई कंटेंट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहे हैं, लेकिन फिर बाद में सोचा कि एक प्रोग्राम और चलाया जिसमें बच्चों को
एक कंटेंट के साथ क्या गृह कार्य भी दिया जाए। क्या दिया जाए? गृह कार्य भी दिया जाए। तो पहले तो खाली क्या दे रहा था, स्माइल 10 में ध्यान रखना, स्माइल 10 में सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से एक कंटेंट बच्चों तक पहुंचाया जा रहा था। विद्यार्थी तो क्या देते थे, सिर्फ एक कंटेंट देते थे, ठीक है, ताकि बच्चे एक कंटेंट जो है, जो नोट्स है अलग अलग सब्जेक्ट के, वो उसको पढ़े और उसको नोट डाउन करें, लिखें और पढ़े। लेकिन बाद में स्माइल 20 में सरकार ने क्या किया कि हम बच्चों को हमारे जो नोट्स हैं, जो कंटेंट है, वो ऑनलाइन पहुंचा तो रही हैं, लेकिन बच्चों को घर कार्य भी देना शुरू किया ताकि बच्चा भी अपने दिमाग से कुछ काम करे। तो इसकी शुरुआत जो स्माइल 20 की, वो शुरुआत हुई 2 नवंबर 2020 को। 2 नवंबर 2020 को स्माइल 20 प्रोग्राम की शुरुआत हुई। डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपको डेट पूछ सकता है, एग्जाम में डेट पूछ सकता है, क्योंकि आपको सबको पता है रीट लेवल 1 और लेवल 2 का एग्जाम जो ले रहा है वो अधीनस्थ बोर्ड ले रहा है, और अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में प्रॉपरली बहुत सी बार क्या होती है, डेट बहुत आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्माइल 20 का प्रोग्राम जो शुरू हुआ था 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। इसमें इसका उद्देश्य क्या था, एक कंटेंट तो दे ही रहे थे पहले भी, एक कंटेंट के साथ क्या देना है, गृह कार्य देना है। यहाँ पे स्माइल 10 में जो था वो सिर्फ ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा था, लेकिन स्माइल 20 में ई कंटेंट के साथ गृह कार्य देना, ठीक है। इसकी शुरुआत ध्यान रखना 2 नवंबर 2020 को हुई, ठीक है। अब सरकार ने कुछ, अब इसमें थोड़ा काम सिस्टमेटिक किया, तो इसमें थोड़ी सफलता मिली। सरकार ने सोचा कि इसको और बेटर कैसे तरीके से किया जाए, तो ध्यान रखना इसमें ई कंटेंट के साथ गृह कार्य भी दिया गया। 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ। साथ ही कक्षा 1 से 5 तक की जो क्लासेस पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कंटेंट जो उपलब्ध करवाया जाएगा या जो होमवर्क दिया जाएगा वो सोमवार के दिन दिया जाएगा। कौन से दिन? सोमवार का दिन फिक्स कर दिया, किसके लिए? कक्षा 1 से 5 के लिए। कक्षा 1 से 5 के जो बच्चे हैं वो सोमवार को उनको एक कंटेंट मिलेगा, साथ ही उनको क्या मिलेगा, गृह कार्य मिलेगा। इसके बाद सोमवार से बुधवार तक के लिए जो है कक्षा 6 से 8, कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों को मैं बोला कि एक कंटेंट के साथ जो हम गृह कार्य उपलब्ध करवाएंगे वो कब से करवाएंगे? 3 दिन करवाएंगे। 1 से 5 के लिए सिर्फ एक दिन, वो है सोमवार का। कक्षा 6 से 8 के लिए 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 3 दिन, ठीक है। और कक्षा 9 से 12 के जो विद्यार्थी हो इनको जो कंटेंट और जो गृह कार्य वो दिया जाएगा, इसमें तो उनको कहाँ दिया जाएगा? विद्यालय में जाकर उनको उपलब्ध करवाया जाता है। अभी आपको ये गृह कार्य करना है और ये आपका कंटेंट है, इस कंटेंट को आपको पढ़ना है और साथ में गृह कार्य करना है, तो उनको विद्यालय में उपलब्ध करवाया जा रहा था। आपको ध्यान रखना कक्षा 1 से 5 तक को ये कंटेंट और गृह कार्य कब दिया जाता था? तो सोमवार को, कक्षा 6 से 8 को सोमवार से बुधवार, और कक्षा 9 से 12 को विद्यालय में कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा था। साथ ही स्माइल 20 जो है उसकी डेट रखनी है 2 नवंबर 2020। इसमें सफलता मिली, सरकार ने सोचा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। इससे जो बच्चे हैं वो लगातार कोविड में बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से जुड़ रहे हैं, उनका नुकसान नहीं हो रहा कहीं ना कहीं। उसके लिए फिर और एक योजना और चलाई, जो प्रोग्राम और बढ़ाया, स्माइल 30। इसके 3 वर्जन है स्माइल के, स्माइल 10, स्माइल 20, ये है स्माइल 30। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। स्माइल 30 जो है वो 21 जून 2021, कब? 21 जून 2021 को इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, इस योजना को, स्माइल 30 को। अब इसमें कुछ और चेंज किया गया। पहले वाले में क्या था, स्माइल याद रखने का तरीका है, प्रॉपर याद रखना, 3 है, स्माइल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। स्माइल तीनों में डिफरेंस याद रखना है। स्माइल फर्स्ट में क्या था, सिर्फ ई कंटेंट बच्चों को उपलब्ध करवाया जा रहा था। स्माइल 20 में क्या था, ई कंटेंट के साथ गृह कार्य भी दिया जा रहा था। और स्माइल 30 में क्या है, ई कंटेंट भी है, गृह कार्य भी है और साथ में प्रश्न उत्तर, क्विज, ठीक है। ई कंटेंट, गृह कार्य और क्विज, ये तीनों चीजें उसमें उपलब्ध करवाई जा रही थी। इसमें एक चीज थी, इसमें 2 चीजें, इसमें कितनी चीजें? 3 है, ई कंटेंट, गृह कार्य और क्विज, तीनों चीजें स्माइल 30 में उपलब्ध करवाया जाता है कि पहले बच्चों को क्या दिया जाए, ई कंटेंट दिया जाए, उसके बाद बच्चों को उसके आधारित गृह कार्य दिया जाए, और गृह कार्य के बाद उसके ऊपर प्रश्न उत्तर जो बनते हैं, क्विज जो बनती है, वो प्रश्न उत्तर दिया जाए ताकि बच्चा उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले और याद करे, ठीक है। और स्माइल 30 में जो प्रोग्राम है वो रोज के जो कंटेंट जो कितने बजे सुबह में आता था, ये 8 बजे। स्माइल 30 में जो कंटेंट जो रोजाना मोबाइलों पे आता था, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रखे थे उस पर आता था, कितने सुबह 8 बजते ही वो कंटेंट आ जाता। लेकिन स्माइल, ध्यान रखना टाइम पूछे तो, स्माइल 10, स्माइल 20 में जो कंटेंट आता था वो कितने बजे आता था? 9 बजे। यहाँ पे भी 9 बजे और यहाँ पे भी 9 बजे। लेकिन स्माइल 30 में जो कंटेंट आता वो कितने बजे आता था? सुबह 8 बजते ही वो कंटेंट जो है वो पहले शिक्षक के पास आता था, शिक्षक जो है अभिभावकों को या उनके विद्यार्थियों का जो ग्रुप है उसमें वो भेज देते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तीनों चीज मोटी मोटी हैं, स्माइल 10,
इस्माइल 20, इस्माइल 30, तीनों की डेट रखनी है। इस्माइल 10 जो है 19 अप्रैल 2020 को आया, इस्माइल 20 है 2 नवंबर 2020 को आया, और इस्माइल 30 जो है 21 जून 2021 को आया। ठीक है, इसके बाद इस्माइल जो है उसकी जो थीम है आओ घर में सीखे, उसको भी याद करना है। तीनों में मेन डिफरेंस है, पहले में ई कंटेंट था, दूसरे में ई कंटेंट के साथ गृह कार्य, और तीसरे में ई कंटेंट प्लस गृह कार्य प्लस क्विज प्रतियोगिता, तीनों आपको याद रखना है। इसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट वो याद रखनी है यहाँ पे जो एग्जाम में आने लायक है, मिशन समर्थ एक ऐप है, मिशन समर्थ ऐप, किसके लिए बनाया गया था स्पेशल। ठीक है, मिशन समर्थ ऐप जो है उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया था जो क्या है, डिसेबल है। क्या है, डिसेबल। ठीक है, तो CWSN विद्यार्थियों के लिए क्या एक ऐप बनाया गया था, मिशन समर्थ ऐप। उस पे जो उनका कंटेंट वो उसी ऐप पे आता था, मिशन समर्थ ऐप पे, और ये प्रत्येक शनिवार को ये कंटेंट आता है। कौन से शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को मिशन समर्थ ऐप पे CWSN विद्यार्थी जो है उन विद्यार्थियों के लिए मिशन समर्थ ऐप बनाया गया था। स्पेशल एग्जाम में पूछ सकता है कि मिशन समर्थ ऐप किसके लिए बनाया गया, तो ध्यान रखना है CWSN विद्यार्थियों के लिए मिशन समर्थ ऐप बनाया गया था, और प्रत्येक शनिवार को उन पे भी कंटेंट मिलता था। ठीक है, इसके बाद सरकार ने उसी समय पे जो हमारे पेड प्रोग्राम दो चलते थे, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी, दो प्रोग्राम वो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। वो प्रोग्राम भी इस्माइल 30 के साथ उस टाइम पे उसको पुनः प्रारंभ किया ताकि बच्चे जो है हमारे विद्यार्थी वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे। ठीक है, तो हमारी जो एक हमने नवाचार जो था इस्माइल, जो हमारे एग्जाम आने वाले एग्जाम जो हमारे रीट का उसमें आ सकते हैं, तो उसको अच्छे से हमने रिवाइज किया है। एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो आने वाले एग्जाम में जो नवाचार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आपकी कितनी तैयारी है आपको भी पता चलेगा। ठीक है, आगे हम आगे नवाचार देखते हैं। दूसरा, इस्माइल में जो कंटेंट आ रहा था मोबाइल पे व्हाट्सएप पे तो आ रहा था, लेकिन कंटेंट भेजने का जो क्रम था वो कहां से आ रहा था। पहली बात वो ये एग्जाम में सबसे अच्छी चीज है जो पूछने लायक बनती है, तो ये कंटेंट तो आ रहा था हमारे पास, लेकिन ये कंटेंट आ कहां से रहा था, जो ये कंटेंट आ रहा था शिक्षक के पास वो कहां से आ रहा था। शिक्षक तो विद्यार्थी को भेज रहा था, लेकिन विद्यार्थियों के पास शिक्षक के पास वो कंटेंट आ कहां से रहा था। तो शुरुआत जो कंटेंट की जो हो रही थी वो राज्य स्तर पे हो रही थी। राज्य स्तर पे RSCRT के द्वारा इस कंटेंट को तैयार किया जाता था। ध्यान रखना है, राज्य सरकार पे या राज्य स्तर पे RSCRT जो है संस्था है उसके द्वारा इस कंटेंट को तैयार किया जाता था। उसके बाद संभाग स्तर पे इसको संभाग निदेशक को भेजा जाता, संभाग निदेशक के बाद जिला स्तर पे जिला शिक्षा अधिकारी के पास आता था, जिला शिक्षा अधिकारी के बाद यह ब्लॉक पे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास आता, वही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के बाद यह पंचायत मतलब PO लेवल पे, स्कूल लेवल पे जो हमारे PO सर होते हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं, उनको PO बोलते हैं, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी उसके पास होता था। और वही पंचायत शिक्षा अधिकारी के बाद जो है वो शिक्षकों को भेजा था, और शिक्षक क्या करते थे, अभिभावक और इसको भेजते थे, विद्यार्थियों को भेजते थे। ये क्रम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो कंटेंट आने का जो क्रम, वो क्रम क्या है, पूछ सकता है। वो क्रम को 4-5 क्रम बना दिए आपको, ऊपर नीचे कोई भी दे दिया और एग्जाम पूछ लिया क्या क्रम है, तो स्पेशली याद रखना है शुरुआत कहां से होती थी, RSCRT से या राज्य स्तर से। राज्य स्तर के बाद संभाग स्तर पे कौन होता है, संभाग निदेशक होता है, वहां से उसके बाद जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उसके बाद PO जो सर होते हैं हमारे प्रिंसिपल सर होते हैं, इसको पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भी बोलते हैं, वहां से टीचर के बाद जो स्कूल में होते हैं शिक्षक, और शिक्षक के बाद कहाँ होता, अभिभावक या विद्यार्थी तक पहुंचता था। ये क्रम अब मस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे दीक्षा प्रोग्राम। हमने इस्माइल प्रोग्राम के बारे में अच्छे से पढ़ा जो कोविड के समय में शुरू हुआ था, और इस प्रोग्राम के तहत जो हमने जो तीनों चीजें पढ़ी, इस्माइल 10, इस्माइल 20, इस्माइल 30, उसके क्या बच्चों को फायदे हुए, कैसे कैसे ये प्रोग्राम चला। अब आगे जो प्रोग्राम है वो है दीक्षा। दीक्षा प्रोग्राम जो है, जो योजना है, नवाचार जो था वो किसके द्वारा चलाया गया, केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया, इस वाले ध्यान रखना, एक दो है, एक है दीक्षा और एक है दीक्षा राइज, दोनों अलग अलग है। दीक्षा राइज के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो दीक्षा है स्पेशली वो किसके द्वारा चलाया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा। ये केंद्र सरकार द्वारा दीक्षा चलाया गया। इसकी स्पेशली ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, रेट लेवल 1 लेवल 2 वालों ध्यान रखो, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एग्जाम में आएगा क्या, आपकी जो स्टडी होनी चाहिए स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, अब डिटेल में वापस पूरा पढ़ने का वो समय नहीं है, अब तो इंपॉर्टेंट वही चीजें पढ़नी जो एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दीक्षा की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकती है, एग्जाम में आपकी फुल फॉर्म से पूछ सकता है, तो ध्यान रखना दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। केंद्र सरकार ने एक ऐप बनाया और इन ऐप के माध्यम से
उन्होंने क्या किया कि राज्य पूरे भारत देश में जितने भी बच्चे हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जाए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, उनका एक विजन है डिजिटलाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो, ठीक है। तो सरकार ने एक ऐप बनाया दीक्षा, उस माध्यम से उन्होंने बोला कि ऐप बनाया जाए, उस ऐप के माध्यम से भारत देश के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, ठीक है, उनको जोड़ा जाए और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए, वीडियो उपलब्ध करवाया जाए कि बच्चे उसको अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो इसी ऐप को उन्होंने बनाया। दीक्षा ऐप का आपको जो है वो फुल फॉर्म याद होना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। इसका प्रारंभ, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट डेट है, 5 सितंबर 2017 को। 5 सितंबर 2017 को किसने किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। किसके द्वारा शुरू किया गया? ध्यान रखना, हमारे उपराष्ट्रपति जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे उसका नाम है वेंकैया नायडू, उनके द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया। कब शुरू किया? 5 सितंबर 2017 को शुरू किया गया, ठीक है। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय, जो MOE बोलते हैं उसको, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। MOE का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का, उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इस दीक्षा जो है उसका ध्येय वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक, याद रखना है, ठीक है। और ये सबसे अच्छी चीज है कि जो इस ऐप पे सभी भाषाओं में कंटेंट मिलता है, क्योंकि देखो ऐसा है कि हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, ठीक है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, हमारे इस तरफ राजस्थान और जो नॉर्थ में जो है वो हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। इस कंटेंट ये जो है ऐप है वो भारत सरकार का है, तो भारत सरकार ने इस ऐप पे सभी प्रकार के कंटेंट सभी लैंग्वेज में, चाहे वो मराठी है, जो मराठी पढ़ने वाला जो बच्चा है वो मराठी को पढ़ेगा, गुजराती में पढ़ने वाला बच्चा गुजराती में पढ़ेगा, और राजस्थान में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो हिंदी में पढ़ेगा, और पंजाब में पढ़ने वाला पंजाबी में पढ़ेगा। तो सभी कंटेंट जो है सभी लैंग्वेज में इस ऐप पे उपलब्ध करवाए गए हैं। तो इसका ध्यान रखना, सबसे मेन चीज है कि इसका जो ध्येय वाक्य है, हमारे शिक्षक जो है हमारे नायक, इसका संचालन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका शुभारंभ किया और 5 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखो दीक्षा राज, मैं बोला ना दो चीजें, एक होता है दीक्षा और एक होता है दीक्षा राइज, ठीक है। दीक्षा जो हो ऐप हो वो किसका है? केंद्र सरकार का। इसका संचालन कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय MOE करता है, ठीक है। लेकिन जो दीक्षा राइज जो है ये किसका है? राजस्थान सरकार का। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, दीक्षा किसका है? केंद्र सरकार का ऐप है, और दीक्षा राज जो है प्रोग्राम किसका है? राजस्थान सरकार का। दोनों में पूछ सकता है आपको डिफरेंस, तो आपसे कंफ्यूजन नहीं होना है। दीक्षा केंद्र सरकार का है और दीक्षा राइज जो है वो राज्य सरकार राजस्थान सरकार का है। इसका जो दीक्षा राइज की फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर द स्कूल एजुकेशन। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर जो है वो ये राजस्थान सरकार का है, और राजस्थान सरकार ये जो दीक्षा राजस्थान जो है इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2018-19 में। कब हुआ? 2018-19 में। इसका सहयोग जो है कौन कर रहा है? NCT एक संस्था है, उसका नाम है, पूरा फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT जो है हमारी संस्था है दिल्ली में। इस संस्था के सहयोग से ही इसको प्रोग्राम को शुरू किया गया था, उसका नाम था दीक्षा राइज, तो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2018-19 में। इसका ध्येय वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। दोनों का ध्येय वाक्य एक ही है, हमारे शिक्षक हमारे नायक, लेकिन दोनों प्रोग्राम अलग अलग है। एक केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, एक किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। एक जो है उसका जो शुरुआत जो है वो वेंकैया नायडू ने की, और संचालन कौन करता है? वहाँ की केंद्र सरकार जो है अभी शिक्षा मंत्रालय कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो संचालन जो है वो राजस्थान सरकार कर रही है। उसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। इसकी शुरुआत कब हुई? 2018-2019 में, ठीक है। दोनों डिफरेंस है, आपको याद रखना है। एग्जाम में कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, बस आपको उसके लिए रेडी रहना है कि जो बच्चा कंटेंट अच्छे से पढ़ के गया वो कंफ्यूज नहीं होगा। तो आपको कंटेंट अच्छे से पढ़ना और बेसिक डिफरेंस समझने हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं, निपुण भारत। निपुण भारत प्रोग्राम जो है वो इस हाल ही फिलहाल में चल भी रहा है, ठीक है। और ये हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, NEP 2020 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपको ये आपके सिलेबस में भी है और इससे पढ़ के जाना भी, बहुत क्वेश्चन इससे आने वाले भी हैं NEP 2020 से, ठीक है। इसका जो NEP 2020 है
इसका मूल टारगेट क्या, मूल उद्देश्य क्या है? उसका मूल उद्देश्य है कक्षा 3 तक, कक्षा 3 में जो बच्चा पढ़ने वाला है वो लगभग 9 वर्ष का जो बच्चा है वो किताब पढ़ सके, उसको संख्या का ज्ञान हो। जो बच्चा कक्षा 3 में पढ़ रहा है वो बच्चा अच्छे से हिंदी में लेसन पढ़े, ठीक है, अच्छे से हिंदी पढ़ सके, साथ ही उसको संख्या का ज्ञान हो, वो संख्याओं को पहचान पाए कि ये संख्या है, ये 5 लिखा है, 6 लिखा है, 10 लिखा है, ठीक है, और जो शब्दों को अच्छे से पढ़ सके। तो उनका निपुण भारत जो है उसका सरकार का इस उद्देश्य ही है इस प्रोग्राम को चलाने का कि कक्षा 3 का बच्चा और मिनिमम 9 साल का बच्चा, 9 वर्ष का बच्चा जो है वो अच्छे से किताब पढ़ सके, संख्या का ज्ञान हो। और ये लक्ष्य जो सरकार ने शुरू किया था उसके बाद लक्ष्य रखा है 2026 तक, ठीक है, वही 2026 की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, और सरकार का ये उद्देश्य है कि 2026 तक हर विद्यालय में कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा वो अच्छे से किताब पढ़े, चाहे सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो, सब बच्चे जो है 9 वर्ष तक के बच्चे या कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा उसको संख्या का ज्ञान हो, ठीक है, संख्या को पहचान हो सके, संख्या का एडिशन जो योग है और सब्ट्रैक्शन कर सके, साथ ही बच्चा हिंदी में अच्छे से पाठ पढ़ सके, किताब को पढ़ सके। ये एनईपी 2020 में जो निपुण करके जो एक प्रोग्राम उन्होंने सोचा था, इसी प्रोग्राम जो निपुण जो भारत प्रोग्राम चल रहा है वो एनईपी 2020 के तहत ही चल रहा है। तो उद्देश्य मैंने आपको बताया, उसका लक्ष्य ध्यान रखना, निपुण का पूछेगा तो 2026 तक का लक्ष्य उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। अब ये निपुण भारत जो प्रोग्राम जो है वो शुरू कब हुआ था? 5 जुलाई 2021 को। कब शुरू हुआ? 5 जुलाई 2021 को। जैसे शिक्षा नीति हमारी 2020 आई, उसके बाद इस प्रोग्राम को शुरू किया गया निपुण भारत, ठीक है, और इसकी डेट ध्यान रखना 5 जुलाई 2021 से क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि ये अभी सरकार इसके लेवल पे बहुत काम कर रही है, क्योंकि उनका टारगेट क्या था? 2026 की डेडलाइन है, ठीक है, और 2026 आ भी गया और आपका जो एग्जाम है वो भी 2026 में ही है। तो जो उद्देश्य सरकार ने सोचा था कि हमको कक्षा 3 के बच्चे को भी बुक पढ़ने आनी चाहिए उसको और संख्या का ज्ञान हो, वो लक्ष्य पूरे हुए कि नहीं हुए उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये निपुण भारत अच्छे से पढ़ के जाना। तो निपुण भारत जो है वो शुरुआत 5 जुलाई 2021 को ही, और ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। और इसको शुरू करने के लिए सरकार ने एक योजना और चलाई। अब उन्होंने लक्ष्य तो रख दिया निपुण भारत का कि प्रत्येक 3 वर्ष का बच्चा, जो कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा और 9 वर्ष का बच्चा, उसको निपुण होना चाहिए। निपुण का मतलब संख्या का ज्ञान और किताबी ज्ञान होना चाहिए, मतलब किताब को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक योजना और चलाई, उसका नाम है FLN। ये इंपॉर्टेंट है भाई, FLN, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। आपको एग्जाम में पूछ सकता है FLN की फुल फॉर्म, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और हिंदी में उसकी फुल फॉर्म है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ठीक है। निपुण भारत के जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने FLN करके एक प्रोग्राम चलाया। अब FLN प्रोग्राम होता क्या, मैं बता देता हूँ। FLN एक क्लस्टर प्रोग्राम है जहां पे जो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, 1 से 5 में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, वहाँ पे बड़े लेवल के अधिकारी आते हैं, उनको उस प्रोग्राम हमारे निपुण भारत का जो टारगेट है, उद्देश्य, उसके बारे में वहाँ पे बताते हैं। और FLN जो है इसमें कि जो बच्चा छोटा है, जो कक्षा 3 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 9 वर्ष का जो बच्चा है, 1 से 5 में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको बुनियादी साक्षरता, जैसे यहाँ पे हमारा टारगेट है बुनियादी साक्षरता, उसको प्रॉपर बच्चा किताब को अच्छे से पढ़ पाए, शब्दों को पहचान पाए, और उसको प्रॉपर संख्या को ज्ञान है, वो देखते ही संख्या पहचान जाए, वो कैसे उस टारगेट उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए वहाँ पे उस FLN क्लस्टर योजना में बताया जाता है। और 3 क्लस्टर योजनाएं हर साल हो रही हैं, इस बार भी FLN की 3 क्लस्टर योजनाएं हुई है, उसमें यही बताया गया है कैसे उस टारगेट को पूरा किया जाए। निपुण भारत का जो लक्ष्य 2026 को, उसको कैसे पाया जाए, कैसे बच्चे को संख्या ज्ञान हो, कैसे बच्चा शब्दों को पहचाने, कैसे अक्षरों को पहचाने, कैसे वर्णों को पहचाने, उसके लिए इस FLN की जो क्लस्टर योजना है उस क्लस्टर को योजना बताया जाता है। ध्यान रखना, FLN की कितनी 3 क्लस्टर योजना हो चुकी है, कितनी प्रतिवर्ष 3 क्लस्टर योजनाएं होती है। तो पूछ सकता है कितनी क्लस्टर योजना होती है, 3 क्लस्टर योजना होती है, उसमें ये चीजें बताई जाती है कि कैसे बच्चे को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान करवाया जाए, कैसे बच्चा जो है किताब के साथ जो है जो हम संख्या ज्ञान करें। साथ ही उसमें यह बताया जाता है कि FLN में कि जो अलग अलग FBL जो किट होती है स्कूल में, उसके माध्यम से, ठीक है, उसके बाद जो बच्चों को कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से कैसे बच्चों को उस शब्दों से उसकी पहचान करवाई जाए, ठीक है, संख्याओं को उसकी पहचान किया जाए। साथ साथ में खेल में सीखना,
जो हमारे एक मेन उद्देश्य होता है, जिसमें किसी बच्चों को रटवाना नहीं होता है, तो खेल खेल के माध्यम से बच्चों को कैसे सिखाया जाए, तो ये सब चीजें FLN में हम सिखाई जाती है। और FLN का जो टारगेट होता है, ठीक है, निपुण भारत का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए जो FLN ये वाला जो है नया स्कीम जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया, और इसके उद्देश्य जो अभी है वो पूरा हो भी रहा है, और जो सरकार के लेवल पे जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है उसका फायदा भी बच्चों को मिल रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो एक समाचार जो है वो सब अपने वैसे पढ़ रखा है, हमारी रिवीजन क्लास है, ये है RKSMB के, ठीक है, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो है ये हमारा नेक्स्ट जो है समाचार जो है, ये जो शुरुआत जो हुई थी वो किसके समय में हुई थी? पुरानी कांग्रेस सरकार के समय में। अशोक गहलोत जिस टाइम पे मुख्यमंत्री थे उस समय में इस प्रोग्राम को शुरू किया था RKSMB के, ठीक है। इसकी शुरुआत ध्यान रखना, डेट का पूछ सकता है, 11 जुलाई 2020। इस प्रोग्राम का जो एक तो योजना जो चल रही है नवाचार था, इसका आप नाम बदल के कर दिया गया है मसरा। सबको पता है इसका नाम अब हमारी वर्तमान सरकार ने भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस योजना का नाम बदल दिया है, इस नवाचार का नाम बदल क्या कर दिया, RK मसरा कर दिया है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया है, जिसका पहले नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ठीक है। फिर भी इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, उसके बाद अभी जिसका वास्तव में उसका नाम क्या है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। RKSMB का वास्तविक नाम क्या है? राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। इसकी शुरुआत जो हुई थी 11 जुलाई 2020 को हुई थी। किसने शुरू की थी? ये गहलोत सरकार के टाइम का ही है। गहलोत सरकार के समय की ये जो नवाचार है, ठीक है। ये शुरुआत प्रारंभ जो हुआ था इस RKSMB का 11 जुलाई 2020 को हुआ था, लेकिन वास्तव में 2022-23 का जो सेशन हुआ था स्कूलों में, इसमें इसको शुरुआत किया था। इसका उद्देश्य था कोविड के दौरान अध्ययन में हुई क्षति अर्थात लर्निंग लॉस की पुनः प्राप्ति करने के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। मतलब कोविड के समय में जो बच्चों आप विद्यालय नहीं जा रहे थे, विद्यालय बंद थे, तो उनका जो लर्निंग लॉस हुआ, जो क्षति हुई है पढ़ाई, उसको पुनः प्राप्ति करने के लिए ये स्पेशल कार्यक्रम चलाया गया था उस समय उस टाइम की सरकार के द्वारा, ठीक है। इसका ये जो प्रोग्राम है ये 3 विषयों में चलाया गया था, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। स्पेशल याद रखना है। और इसके लिए इसको पढ़ाने के लिए, इसकी जो लर्निंग लॉस क्षति जो हुई है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए इसके लिए स्पेशल कार्य पुस्तिकाएं बनाई गई थी, जो अभी भी चल रही है, वर्कबुक बोलते हैं। ये तीनों विषयों में है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित की कार्य पुस्तिका। और ये जो कार्य पुस्तिका है वो कक्षा 3 से 8, कक्षा 3वीं से 8वीं तक के जो बच्चों को सबको वर्कबुक अभी भी मिल रही है, ठीक है। तो इसमें 3 पुस्तकें थी, वर्कबुक हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की। 3 विषयों को मैं क्या बनाएगी? वर्कबुक बनाएगी, कार्य पुस्तिकाएं बनाएगी। इनका जो कोविड के समय में लर्निंग लॉस हुआ था उसको पुनः प्राप्त करें, उसके लिए इनके RKSMB के पेपर होने लगे। साल में 2 पेपर होते थे, ठीक है। एक हाफ ईयरली के बाद या उससे पहले लगभग हाफ ईयरली के समय में, और एक जो मैंने बोला था वार्षिक परीक्षा, उस समय में उनका पेपर होता था। 2 पेपर होते थे। दोनों पेपर जो है 2 साल में 2 बार पेपर होते हैं। वो दोनों पेपर हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों में होते थे। कक्षा 3 से 8 स्पेशल याद रखना है, कक्षा 3 से 8 के जो बच्चे हैं उनका ये पेपर होता था RKSMB का। लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? ध्यान रखना, नया नाम जो है वो है मसरा, ठीक है। मुख्यमंत्री फुल फॉर्म इसकी क्या लिख रहा हूं? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान ठीक है। योजना वही है, उसका नाम बदल दिया गया है। अब नया जो नाम है वो है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ठीक है। जो हमारी जो नई सरकार जो आई, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उसको बनने के बाद इसका नाम चेंज करके क्या किया है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ठीक है। इन वर्तमान समय में भी उसी तरह से साल में 2 बार पेपर हो रहे हैं, वो भी 3 विषयों में हो रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित में ही हो रहे हैं, ठीक है। और वो भी वर्कबुक जो है कक्षा 3 से 8 के बच्चों को वर्कबुक मिल भी रही है, और कक्षा 3 से 8 के बच्चों को क्या ही कक्षा हिंदी 3 विषयों में क्या हो रहा है? एग्जाम भी हो रहे थे। आपको ध्यान रखना है कि अब सरकार नहीं है, सरकार चेंज हो गई है, वर्तमान सरकार है, तो सीधी बात क्वेश्चन भी इस पर ही बनेगा। तो स्पेशल ध्यान रखना, मसरा की फुल फॉर्म मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ठीक है। पुराना नाम पूछ सकता है, पुराना नाम क्या था? RKSMB के था, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ठीक है। ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने शुरू किया थी। ये किसने शुरू की है? गहलोत सरकार ने शुरू की थी, ठीक है। और ये ध्यान रखना 3 विषयों में होते हैं, हिंदी,
अंग्रेजी और गणित, ठीक है। और स्पेशली क्लास याद करना कक्षा 3 से 8 तक, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं, देखो अब जो NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें बच्चों के आकलन के लिए कुछ चीजें बना रखी हैं। 3 टाइप के आकलन यहाँ पे हमने बताए हैं, ठीक है, बता रहा हूं। एक होता है बेस आकलन, बेसलाइन आकलन, ठीक है, इसको बोलते हैं आधार रेखा आकलन। दूसरा है रचनात्मक आकलन, तीसरा है योगात्मक आकलन, ठीक है। तो NEP 2020 के तहत 3 प्रकार के आकलन जो है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। पहला आकलन जो है बेसलाइन आकलन, ठीक है। बेसलाइन आकलन क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल शुरू होती है, उसके बाद नया नया बच्चा जैसे स्कूल में आता है, उसके बाद जो शिक्षक होते हैं वो उसका क्या कहते हैं, बेसलाइन टेस्ट लेते हैं। बेसलाइन टेस्ट में वो जैसे कक्षा में 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में किसी में भी प्रवेश किया, तो बच्चा वो कक्षा 5 के अनुरूप है या नहीं, उसके लिए होता है बेसलाइन टेस्ट होता है। तो टीचर क्या करते हैं, कक्षा 2 में, कक्षा 1 में भी वो प्रवेश लेता है, तो कक्षा 1 के हिसाब से उसके कुछ काम देते हैं, वो बच्चा उसके हिसाब से करके देता है, या 2 में या 3 में जैसे भी है उसके हिसाब से उसको पूछते हैं। उसके बाद लग रहा है कि बेसलाइन टेस्ट में बच्चा उसके अनुरूप है या नहीं। अगर कोई कक्षा बच्चा 5 में पढ़ रहा है, 5 के बेसलाइन टेस्ट में सफल नहीं हो पा रहा है, मतलब उसके अनुरूप नहीं है, तो बच्चा वो किस में बैठेगा, कक्षा 4 के अनुरूप है, ठीक है। तो वो होता है बेसलाइन टेस्ट। एक होता है रचनात्मक आकलन, होता है योगात्मक आकलन, ठीक है। ये 3 टाइप के आकलन होते हैं, ठीक है, NEP 2020 में। लेकिन जो जोर जो दिया गया सबसे ज्यादा NEP 2020 में किस आकलन पे जोर दिया, ध्यान रखना, एग्जाम पूछ सकता है, तो रचनात्मक आकलन में। NEP 2020 में सबसे ज्यादा किस आकलन पे जोर दिया है, तो ध्यान रखना रचनात्मक आकलन पे जोर दिया है, समेटिव असेसमेंट, ठीक है। आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट एक है नया नवाचार जो है वो है SEQE। क्या है SEQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको अच्छे से डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सरकार ने एजुकेशन की स्थिति को और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया, उसका नाम था SIQE। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ये सरकार के द्वारा शुरू किया गया और RT की धारा 29 के अंतर्गत इसको लिया गया था, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कौन सी धारा के अंतर्गत, RT की कौन सी धारा के अंतर्गत SIQE के प्रोग्राम को शुरू किया गया, तो ध्यान रखना RT की धारा 29 के अंतर्गत इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, उसका नाम है स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ और प्रोग्राम है जो आगे पढ़ेंगे। एक होता है CCE, ठीक है, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसका फुल फॉर्म है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और इंग्लिश में है कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन जो है इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये पहले जो शुरुआत हुई थी इसकी, किसकी, SIQE की प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई थी वो केंद्र स्तर पर, मतलब भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया था, ठीक है। बाद में राजस्थान सरकार ने भी, राजस्थान में भी CBSE में एक समिति हुई, जिसका नाम था, ध्यान रखना, गीता कुक्कल समिति, दुग्गल, ठीक है। एक गीता कुक्कल दुग्गल समिति की सिफारिश के आधार पर 2009-2010 में राजस्थान सरकार ने भी SIQE को क्या अडॉप्ट किया, प्रारंभ किया। ये वास्तव में जो SIQE है किसने शुरू किया था, पहले भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने शुरू किया था, लेकिन बाद में CBSE में एक समिति बनी थी, उसका नाम है गीता दुग्गल समिति। उस समिति की ने 2009-2010 में क्या की थी, सिफारिश दी, और सिफारिश के आधार पर राजस्थान सरकार ने भी क्या किया, इस प्रोग्राम को SIQE के क्या अडॉप्ट किया। अब अडॉप्ट किया, फिर क्या किया, उसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उन्होंने राजस्थान को सिर्फ 2 जिलों में, कौन कौन सा, एक तो अलवर और दूसरा जयपुर, इन 2 जिलों में इस प्रोग्राम को चलाया। SIQE के प्रोग्राम को राजस्थान सरकार ने जब अडॉप्ट किया, जब शुरुआत की कौन सी समिति के आधार पर, गीता कुक्कल समिति की सिफारिश के आधार पर 2009-10 में, तो पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर राजस्थान के 2 जिलों, कौन कौन से, अलवर और जयपुर में इस प्रोग्राम को शुरू किया। कब शुरू किया, ध्यान रखना, डेट दे रखी है 5/5/2010 को इस समिति ने सिफारिश दी, और समिति में सिफारिश देने के बाद ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अलवर और जयपुर में 5/5/2010 को यहाँ पे इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई, ठीक है। अलवर में 40 विद्यालयों में और जयपुर के 20 विद्यालयों में इस SIQE के प्रोग्राम को शुरू किया गया, ठीक है। आपको पूछ सकता है राजस्थान में किन 2 जिलों में सबसे पहले SIQE के प्रोग्राम को शुरू किया गया, नवाचार को शुरू किया गया, और ध्यान रखना अलवर और जयपुर। अलवर के कितने विद्यालयों में शुरू किया गया, 40 विद्यालय, और जयपुर के 20 विद्यालय में। कब शुरू किया गया, 5/5/2010 को। किस समिति की सिफारिश के आधार पर, ध्यान रखना,
गीता दुग्गल समिति की सिफारिश के आधार पर 2009-10 में। इस समिति किसकी थी? तो ध्यान रखना सीबीएसई की थी। इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। किस समिति की सिफारिश के आधार पर? गीता दुग्गल। कौन किसकी समिति थी? सीबीएसई की थी। कब बनी थी? 2009-10 में। ठीक है। राजस्थान में कब शुरू हुआ ये? तो 5/5/2010 को। ठीक है। कहाँ कहाँ शुरू हुआ? अलवर और जयपुर में। कितने विद्यालयों में शुरू हुआ? अलवर में 40 विद्यालय और जयपुर में 20 विद्यालय में इसको शुरू किया गया। ठीक है। लेकिन बाद में राजस्थान ने 2015-16 में 2015-16 में शुरुआत 2010 में तो 2 जिलों में हुई, लेकिन 2015-16 में पूरे राजस्थान में इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया गया। ठीक है। तो 2015-16 में शुरुआत 5/5/2010 को 2 जिलों में ही, उसके बाद 2015-16 में इस प्रोग्राम को पूरे राजस्थान में SIQ प्रोग्राम को शुरू कर दिया। ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको एग्जाम पूछ सकता है कि पूरे राजस्थान में इस प्रोग्राम को कब शुरू किया था? 2015-16 में इस प्रोग्राम को क्या किया? SIQ के प्रोग्राम को पूरे राजस्थान में इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और ये जो प्रोग्राम है वो ध्यान रखना स्पेशल कौन सी क्लास के लिए? कक्षा 1 से 5। SIQ का जो प्रोग्राम है वो कक्षा 1 से 5 के लिए है, स्पेशली ध्यान रखना। तो आपको पूछ सकता है SIQ का प्रोग्राम जो है वो पूरे राजस्थान में कब लागू किया गया? तो 2015-16 में पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया। उससे पहले ये प्रोग्राम जो है राजस्थान के 2 जिलों में अलवर और जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5/5/2010 को शुरू हुआ। उसके बाद 2015-16 में इसको पूरे राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया। और ये कक्षा 1 से 5 के लिए इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अब SIQ का जो प्रोग्राम है उसका संचालन, जैसे अपन ने स्माइल प्रोग्राम चल रहा था उसमें एक कंटेंट का जो स्तर देखा था, आगे अलग अलग स्तरों पे से कंटेंट आ रहा है, वैसे वैसे SIQ का जो संचालन है वो कहाँ से कैसे कैसे हो रहा है राजस्थान में। ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज है ये। एग्जाम में अगर पूछेगा तो इससे क्वेश्चन पूछने के मेरे हिसाब से ज्यादा ध्यान इस पे ही है। ठीक है। SIQ का संचालन जो हो रहा है वो जो परियोजनाओं का जो निर्माण हो रहा है, ठीक है, SIQ से रिलेटेड जो परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा बीकानेर। ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? एक तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? बीकानेर में है। और परियोजनाओं का निर्माण कौन करता है? तो ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। अकादमिक कार्य कौन करता है? अकादमिक कार्य करता है RSCIT उदयपुर। RSCIT कहाँ पे? ध्यान रखना, उसकी RSCIT कहाँ पर है? उदयपुर में। उसके बाद तकनीकी संबंधी कार्य कौन करता है? तो ये करता है यूनिसेफ और बोध समिति। तकनीकी संबंधी कार्य कौन करता है? यूनिसेफ और बोध समिति। और प्रशिक्षण का कार्य जो कर रहा है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। 4 कार्य, ठीक है, SIQ का संचालन जो है 4 अलग अलग संस्थाएं कर रही हैं। पहली संस्था कौन है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो है बीकानेर, ठीक है। दूसरा है RSCIT उदयपुर, तीसरी है यूनिसेफ और बोध समिति, और चौथा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। सबके अपने अपने कार्य हैं। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का जो कार्य है वो क्या है? परियोजनाओं का क्या करना? निर्माण करना। आपको पूछ सकता है भी SIQ के अंतर्गत परियोजनाओं का निर्माण कौन करता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि SIQ के अंतर्गत परियोजनाओं का निर्माण कौन करेगा? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। SIQ के अंतर्गत तकनीक संबंधी जो कार्य, सॉरी अकादमिक कार्य जो एकेडमिक जो काम होते हैं, अकादमिक कार्य कौन करता है? RSCIT उदयपुर। और तकनीकी संबंधी कार्य कौन करता है? ये करता है यूनिसेफ और बोध समिति करता है। और प्रशिक्षण जो होते हैं उस प्रशिक्षण संबंधी कार्य कौन करता है? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। ये सबके अपने अपने कार्य जो है वो बांट रखे और अलग अलग जो है अलग अलग संस्थाएं अपना अपना काम कर रही है। SIQ का उद्देश्य क्या है? स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी जो एजुकेशन है उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य ये है परीक्षा के भय को समाप्त करना। जो बच्चों के अंदर परीक्षा का जो भय होता है, जो डर होता है कि परीक्षा आती है उसके बाद बच्चे थोड़े स्ट्रेस में हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि कैसे एग्जाम होगा, कैसा होगा, कैसे पेपर आएगा। तो SIQ का जो उद्देश्य हुए क्या है? परीक्षा के भय को समाप्त करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों के अधिगम स्तर को जानना। मैं छात्र क्या सीखना चाह रहा हूँ, कि किस लेवल का बच्चों को आ रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, ठीक है, उसके अधिगम स्तर को जानना। ठीक है, बच्चे ने क्या सीख लिया है। जैसे हम एग्जाम लेते हैं, एग्जाम के बाद ही पता चल जाता है कि बच्चा को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो SIQ का उद्देश्य वही है कि छात्रों के अधिगम स्तर को जानना, साथ में अभिभावकों से छात्रों के प्रमाण पत्र के बारे में बताना। ठीक है, एक टीचर मीट लेना, टीचरों का अभिभावकों को बुलाना जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में उसकी स्थिति कैसी है, बच्चे का कैसा लेवल है, कहाँ पे बच्चों की समस्या आ रही है, उसका रिजल्ट कैसा है, उसके प्रमाण पत्र जो संबंधित जो भी बातें हैं वो बच्चों को, उसके पेरेंट्स को जो भी हैं अभिभावक को बताना।
कि बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है, कहाँ पे उसमें कमी है, कहाँ पे घर में उसको ज़रा सुधार की जरूरत है। तो सब बातें SIQ के उद्देश्य में बता रखी है कि बच्चों में जो जो भी चीज़ें सुधार होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना। SIQ के जो मूल उद्देश्य हैं वो मैंने 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक तो क्या होता है, बच्चों के अंदर परीक्षा का जो भय होता है उसको समाप्त करना। दूसरा है छात्रों के अभिगम स्तर को जानना। तीसरा है अभिभावक से छात्रों के प्रमाण पत्र के बारे में बताना। और चौथा है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। जो शिक्षा जो होनी चाहिए वो गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। ठीक है, तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा में सुधार लाने के लिए सरकार ने SIQ जो काम करता है इसलिए। अब SIQ की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इस प्रक्रिया में दो तीन चीजें काम कर रही थी। ठीक है, पहले 3 था, अब इसमें एक और बढ़ गया है। SIQ के जो उद्देश्य जो हमने आगे पढ़े, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। पहले कितने प्रोग्राम थे? 3 प्रोग्राम थे। ठीक है, अब एक प्रोग्राम और बढ़ गया है, अब 4 हो गया। एग्जाम में पूछ सकता है कि SIQ की प्रक्रिया को, उद्देश्य को प्राप्त करने के कितने प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो ध्यान रखना पहले 3 थे, अब 4 है। छोटा कौन सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो लिखे हुए भी है। पहले जो 3 थे वो बता रहा हूँ। पहले जो प्रोग्राम को SIQ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहला जो प्रोग्राम है, पहला कौन सा है? CCP। दूसरा है ABL जो किट होते हैं वो। तीसरा होता है CCE। अब चौथा जो नया हुआ है वो ये कौन सा होता है? FLN, जो मैंने आगे पढ़ा दिया है FLN। ठीक है, जो NEP 2020 जो है उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए FLN को शुरू किया गया। ठीक है, ये तीनों पहले से चल रहे हैं। ठीक है, CCP क्या है? चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। क्या है? चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है, आपका जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, तो अध्यापक जो होते हैं, जो आप अध्यापक बनने जा रहे हो आप, ठीक है, तो आपका पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षण, मतलब बच्चों के अनुरूप होना चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुरूप। बच्चा क्या पढ़ रहा है, ठीक है, बच्चे का स्तर अगर आप जो आप पढ़ा रहे हो वो बच्चे का स्तर 4वीं 5वीं 3वीं का है और आप पढ़ा रहे हो 8वीं 10वीं का, नहीं चलेगा ना बच्चा। ठीक है, तो बच्चे का जो स्तर है वो कैसा होना है? बच्चे के स्तर के हिसाब से आपको पढ़ाना होगा। बच्चा अगर पहली क्लास में पढ़ रहा है या सेकंड क्लास में पढ़ रहा है तो उसी के अनुरूप आपको उसको संख्या का ज्ञान करवाना है, वर्णों का ज्ञान करवाना है, शब्दों का ज्ञान करवाना है। ठीक है, अब पहली या दूसरी क्लास के बच्चों को अगर 5वीं या 8वीं क्लास का पढ़ाओगे तो वो नहीं सीख पाएगा। तो SIQ का उद्देश्य वही है कि पहला उद्देश्य में पहला क्या है? CCP, मतलब उसको पाने के लिए बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, मतलब बच्चे के अनुरूप होने चाहिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना है, एग्जाम पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। ठीक है, नेक्स्ट है ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ABL की फुल फॉर्म क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हिंदी में वो है गतिविधि आधारित शिक्षण। आपका जो शिक्षण वो कैसा होना चाहिए? गतिविधि आधारित होना चाहिए। मतलब जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से। गतिविधि कौन कौन सी गतिविधियां हम बच्चों को पढ़ाते हैं? गतिविधि कौन सी? खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना। ठीक है, कहानी सुना के बच्चों को सिखाना, कविता सुना के, ठीक है, संगीत के माध्यम से। ठीक है, तो अलग अलग गतिविधियां करवा के बच्चों के ग्रुप बना के, अलग अलग 2 ग्रुप बना दिए, उन दोनों के बीच में गतिविधियां करवा दी, 4 ग्रुप बना दिए। ठीक है, अलग अलग बच्चों को स्टेज पे बुला के कुछ गतिविधि करवाना। गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखाना क्या कहलाता है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो SIQ का मुख्य उद्देश्य भी है, ताकि बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा? डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेन उद्देश्य वही है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तीसरा है CCE, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेसिव इवैल्यूएशन। CCE की फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चे का जो लगातार इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चा क्या सीख रहा है, हम लगातार शिक्षण में हम जो है टीचर लगातार उसको सिखाते रहे, लेकिन बच्चे ने क्या सीखा उसका भी मूल्यांकन जरूरी है। तो उसके लिए क्या है? CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसका समय समय पर लगातार मूल्यांकन होना भी चाहिए, और मूल्यांकन के आधार पर हमको पता चलेगा कि बच्चे ने क्या सीखा, कहाँ पर उसके अंदर कमी है, क्या और सुधार की जरूरत है बच्चे में भी और शिक्षण में भी, ताकि बच्चे में भी क्या हो, ताकि बच्चा जल्दी से सीख सके। और मूल्यांकन करने के बाद जो हमें कमियां पेशी है, जो लग रहा है उसमें सुधार की जरूरत है, उसको शिक्षक को भी सुधार करना चाहिए। साथ ही उसका जो प्रमाण है मूल्यांकन करने के बाद उसके अभिभावकों को बुलाकर उसको भी बताना जरूरी है। शिक्षण SIQ का उद्देश्य भी है। और छोटा जो नया जोड़ा गया वो क्या है? FLN का है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फंडामेंटल हमने आगे इसको पढ़ा भी है पहले, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब FLN जो है NEP 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसको जोड़ा गया है। मतलब फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मतलब यही है कि बच्चे को कक्षा 3 में पढ़ने वाला जो बच्चा है, जो कक्षा 7 या 8 साल का जो बच्चा है, उसको बेसिक जो है वो
संख्या का ज्ञान होना चाहिए कि संख्या को पहचान ले कि ये संख्या कौन सी है, ये संख्या कौन सी है। साथ ही बच्चे को पाठ हिंदी में पाठ पढ़ना चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। तो कक्षा 3 में पढ़ने FLN का उद्देश्य वही है कि कक्षा 3 वह 9 वर्ष का बच्चा, 9 वर्ष का बच्चा जो है पालक जो है वो संख्या ज्ञान व शब्दों का ज्ञान हो। इसका मेन उद्देश्य FLN का वही है, ठीक है। और इसके FLN के ऊपर लगातार सरकार क्लस्टर योजनाएं चला रही है, ठीक है। क्लस्टर ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी करवा रही है ताकि बच्चों में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। और इस उद्देश्य की जो प्राप्ति है वो FLN जो निपुण भारत की जो 2026 के जो डेडलाइन है तब तक जो उद्देश्य पूरा हो जाए कि कक्षा 3 का बच्चा जो है वो अच्छे से पाठ पढ़ने हिंदी में लग जाए, साथ ही उसको संख्या का ज्ञान भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में SIQ का संचालन कक्षा 1 से 5 तक सभी विद्यालयों में किया जा रहा है। बहुत अच्छी चीज है, एग्जाम में पूछ सकता है कि SIQ का संचालन पहले भी बता दिया है। SIQ का संचालन कहाँ पे हो रहा है? कक्षा 1 से 5 की जहाँ पर भी विद्यालय है सभी विद्यालयों में इसका संचालन लगातार हो रहा है, ठीक है। अब SIQ के अंदर क्या होता है, जैसे मैं बोला इवैल्यूएशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मूल्यांकन, ठीक है। 3 टर्म में मूल्यांकन होते हैं, ठीक है। SA1, SA2 और SA3, ठीक है। SA1, SA2 और SA3 3 टाइप के मूल्यांकन होते हैं। ऐसे का फुल फॉर्म है समेटिव असेसमेंट फर्स्ट, समेटिव असेसमेंट सेकंड और समेटिव असेसमेंट थर्ड, ठीक है। 3 टर्म में होते हैं। आपको पूछ सकता है भी एग्जाम में भी, आपको सीधी बात है बच्चे का हम पढ़ा रहे हैं लगातार बच्चे को, तो उसका मूल्यांकन भी जरूरी है, बच्चे ने सीखा क्या, ठीक है। तो उसके लिए 3 मूल्यांकन होते हैं, ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड, ऐसा थर्ड। ऐसे फर्स्ट जो होता है उसमें जो बच्चों का पढ़ाया गया उसका जो कोर्स होता है बच्चे का जो भी उसका, ठीक है, उसका टोटल कोर्स का 45%, ठीक है, उसके अंदर ऐसे 1 में पूछा जाएगा। उसके बाद ऐसे 2 में टोटल कोर्स का जो बचा हुआ है उसमें 40% वो पूछा जाएगा बाद में, और ऐसे 3 में लास्ट में जो बचा हुआ कोर्स उसका 50% पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है SIQ के अंतर्गत कितने टर्म होते हैं? तो 3 टर्म होते हैं, ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड, ऐसे थर्ड। पहले टर्म में कितना कितना पूछा जाएगा आपको? टोटल सिलेबस का 45%, ऐसे 2 में 40% और ऐसे थर्ड में 15%, ठीक है। ये एग्जाम में आने के लायक भी है। आपको पूछ सकता है कितने टर्म में होता है? 3 टर्म में होता है, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3। इसकी फुल फॉर्म है ऐसे 1 की समेटिव असेसमेंट फर्स्ट, समेटिव असेसमेंट सेकंड, समेटिव असेसमेंट थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना कक्षा 1 से 5 के लिए ही है स्पेशली। आकलन आकलन के बारे में मैंने पहले बता भी दिया था बीच में आगे, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में बता रखा है आकलन, ठीक है। कि आकलन जो हम बच्चों का करते हैं वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 3 टाइप के आकलन यहाँ पे बता रखे हैं। पहला आकलन कौन सा है? आधार रेखा आकलन, जिसको बेसलाइन टेस्ट बोलते हैं, जो मैंने पहले बता दिया था, बेसलाइन टेस्ट, ठीक है। आधार रेखा आकलन ये पहले हमने समझाया, वापस वही चीज है। सत्र के प्रारंभ में छात्र के अधिगम स्तर को जानने के लिए आधार रेखा का आकलन किया जाता है। मतलब जब बच्चा जैसे नया सत्र शुरू होता है, नई क्लास में आता है, तो उसके अधिगम स्तर को, मतलब उसकी कितनी उसको कितना आ रहा है, कितना बच्चों का विवेक है, कितना वो पढ़ पा रहा है, इसके अधिगम स्तर को जानने के लिए बेसलाइन टेस्ट होता है, आधार रेखा आकलन होता है, ताकि उस बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता लग सके कि बच्चे को किस प्रकार का शिक्षण की जरूरत है। हाँ, कक्षा 5 में पढ़ने वाला बच्चा कक्षा 5 के लायक है या नहीं है, या वो कक्षा 4 या कक्षा 3 के लायक तो नहीं है। इसलिए क्या होता है? बेसलाइन टेस्ट होता है, ताकि उसका वास्तविक आकलन हो सके, उसके आधार पर ही उसको क्या करवाया जाए? शिक्षण करवाया जाए। पहला आता है बेसलाइन टेस्ट, इसको आधार रेखा आकलन बोलते हैं। दूसरा आकलन होता है रचनात्मक आकलन। क्या होता है? रचनात्मक आकलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। रचनात्मक आकलन क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया गया आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। मतलब जब टीचर जब शिक्षण करवा रहा है उसी दौरान अगर कोई बच्चा अगर उसको बच्चे से पूछ ले, ठीक है, तो वो क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब मैंने कोई चीज पढ़ाई, ठीक है, और उस पढ़ाने के बाद तुरंत उससे रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उससे रिलेटेड कोई चीजें पूछ ली, और उस पर बच्चा प्रत्युत्तर दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, उसमें कहीं उससे क्या होता है कि तुरंत बच्चे की कमी कहाँ पे वो सीख नहीं पा रहा है, तुरंत उसकी लर्निंग लॉस है या कहाँ उसकी कमी है वो पता चल जाता है, ठीक है। तो एनईपी 2020 में इसी आकलन पे जोर दिया गया था। एग्जाम पूछ सकता है एनईपी 2020 में किस आकलन पे जोर दिया गया? ध्यान कौन से पे? फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। एनईपी 2020 में बोल रखा है कि उन्होंने जो टारगेट दिए हैं, उद्देश्य है एनईपी 2020 में, उसमें कौन से आकलन को सबसे बेस्ट बताया गया है? फॉर्मेटिव असेसमेंट को सबसे बेस्ट बताया गया है। क्यों?
क्योंकि इसका रीजन यही है कि जब शिक्षण करवाया जाता है बच्चों के टीचर के द्वारा बच्चों को, उसी समय पे बच्चों को उसमें उसका आकलन कर दिया जाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, कहाँ उसके अंदर कमी है, क्या उसमें सुधार की जरूरत है, और शिक्षण प्रक्रिया में भी टीचर को और सुधार की क्या जरूरत है, ताकि शिक्षण प्रक्रिया भी बेटर हो सके, अच्छी शिक्षण प्रक्रिया हो और बच्चे भी अच्छे से उसको क्या करें, सीख जाएं, ताकि उसी समय में क्या होता है, पता चल जाता है कि बच्चे में क्या कमी है और तुरंत उसका रिजल्ट भी हमको मिल जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा, कहीं नहीं क्या नहीं सीखा, और सुधार भी हमको पता चलता है कि हमको सुधार की क्या जरूरत है। तो एनईपी 2020 में सबसे बेस्ट जो आकलन जो हमको बताया गया कौन सा है, रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तीसरा आकलन जो है ये भी लिखा है एनईपी 2020 में रचनात्मक आकलन पर जोर देती है, एग्जाम पूछ सकता है एनईपी 2020 किस पे आकलन पर जोर देती है, तो रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट है योगात्मक आकलन, इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, जो भी मैंने अभी बताया था लास्ट एसआईक्यू के जो 3 टर्म बताए थे, ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड, ऐसे थर्ड, उसमें यही है समेटिव असेसमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं योगात्मक आकलन। सत्र के अंत में किया गया आकलन क्या कहलाता है, योगात्मक आकलन कहलाता है। सत्र में कुछ समय के बाद, ठीक है, हमने शिक्षण प्रक्रिया करवाई, उसके बाद कुछ समय बाद हमने टेस्ट लिया, वो होता है समेटिव असेसमेंट, फिर कुछ समय बाद फिर टेस्ट लिया, वो होता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है। सत्र के अंत में किया गया आकलन क्या कहलाता है, योगात्मक आकलन। सबसे बेस्ट कौन सा है, एनईपी 2020 के हिसाब से फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट अधिगम आकलन, ठीक है। इसमें अधिगम आकलन क्या होता है बता रहा है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। ये बताया गया कि कौन कौन से समय पे आकलन होते हैं, ठीक है। अधिगम के लिए आकलन जो होता है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया गया आकलन, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया गया आकलन, पढ़ाने के समय में कोई आकलन किया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो कौन सा है, अधिगम के लिए आकलन 4, ठीक है। सत्र के अंत में जो पहले मैंने बताया था ऐसे 2 वाला, जो ऐसे बताया था समिति वाला, ठीक है। सत्र के अंत में जो आकलन किया जाए उसको क्या बोलते हैं, अधिगम का आकलन, ठीक है। शिक्षक व छात्रों के मध्य पूछताछ द्वारा होने वाला आकलन, शिक्षक और छात्र एक दूसरे से पूछताछ करने के बाद कोई आकलन कर रहे हैं तो वो आकलन क्या कहलाता है, अधिगम में आकलन, क्या होता है, अधिगम में आकलन, ठीक है। और समूह में दिखावा, ठीक है, वो जिस समूह में कोई ग्रुप नंबर बना के बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं, अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। ये 4 आपको पूछ सकता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया गया आकलन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना, शिक्षण अधिगम के लिए आकलन। सत्र अंत में किया गया आकलन क्या कहलाता है, तो अधिगम का आकलन। शिक्षक व छात्रों के मध्य पूछताछ द्वारा किया गया आकलन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना क्या कहलाता है, अधिगम में आकलन। और समूह में दिखावा जो ग्रुप बनाकर जो आकलन किया जाता है वो क्या कहलाता है, अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। अब एसआईक्यू के अंदर कुछ ग्रेड भी दे रखी है, ठीक है, जो 1 से 5 के बच्चों के लिए होती है, ठीक है। ए ग्रेड जो होती है वो किसको दी जाती है, जो स्वतंत्र रूप से सीखने वाले बालक होते हैं। ऐसे बालक जो स्वतंत्र रूप से सीखते हैं उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब टीचर या अध्यापक द्वारा एक बार बता दिया जाता है उसके बाद वो अच्छे से सीख लाते हैं। ऐसे बालक क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र रूप से सीखने वाले बालक, उनके लिए ए ग्रेड होती है, ठीक है। बी ग्रेड के लिए बता रखा है कि शिक्षक की आवश्यकता से सीखने वाले बालक, जिसको बच्चे को बार बार शिक्षक की आवश्यकता पड़ रही है और शिक्षक के एक बार बताने के बाद नहीं सीख पाए, फिर बताना पड़ता है, शिक्षक की सहायता से बनाकर सीखने वाले बालक को क्या कहलाते हैं, वो किस में आएंगे, बी ग्रेड में आएंगे। प्रारंभिक स्तर का ज्ञान नहीं, विशेष शिक्षा की आवश्यकता, ऐसे बालक जिनको बेसिक जो है नॉलेज भी नहीं है, प्रारंभिक स्तर का ज्ञान भी नहीं है, ऐसे बालक किस में आएंगे, सी ग्रेड में आएंगे। तो तीनों ग्रेड्स बता रखे कौन से बोले कहाँ पे आएंगे। जो बच्चे स्वतंत्र रूप से सीख पाते हैं वो ए ग्रेड में आएंगे, जिन बच्चों को शिक्षक की आवश्यकता होती है वो बी ग्रेड में आएंगे, और जो बच्चे प्रारंभिक स्तर का ज्ञान भी नहीं है, बेसिक ज्ञान भी नहीं है उनको, वो सी ग्रेड में आएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है नवाचार वो है शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी प्रोग्राम जो है वो कब शुरू हुआ, 11 मई 2020 को। एग्जाम में डेट है तो अटेंडेंस बोर्ड का पेपर डेट आपको याद रखनी है। शिक्षा वाणी प्रोग्राम प्रारंभ 11 मई 2020 को हुआ, और ये प्रोग्राम ध्यान रखना कहाँ पे प्रसारित होता है, रेडियो पर। एग्जाम पूछ सकता है, बहुत अच्छा टॉपिक एग्जाम क्वेश्चन है कि रेडियो पर प्रसारित होने वाला जो शैक्षिक कार्यक्रम कौन सा है, तो शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी कार्यक्रम कौन सा है जो रेडियो पर प्रसारित होता है, कब शुरू हुआ, 11 मई 2020 को। इसका जो समय है वो भी याद रखना है, ये सुबह 11 बजे से 11:55 बजे तक, मतलब 11:55 तक आता था, ठीक है। इसकी अवधि कितनी है, 55 मिनट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम जो होता था, नवाचार जो है शिक्षा वाणी कार्यक्रम, उसकी कुल अवधि कितनी है, कितने अवधि तक ये चलता है, ये 55, इसकी अवधि है 55 मिनट। कहाँ पर प्रसारित होता है ये, तो ध्यान रखना रेडियो पर। आपको एग्जाम पूछ सकता है रेडियो पर प्रसारित होने वाला शैक्षिक कार्यक्रम कौन सा है, तो शिक्षा वाणी। अवधि 55 मिनट, समय क्या है, ये है सुबह में 11 बजे से 11:55 तक, ठीक है, और रेडियो पर प्रसारित होता है।
ये कक्षा 1 से 12 तक के लिए पूरा है, ठीक है। इसमें 1 से 12 में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए प्रोग्राम है। इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग बच्चों का उनका आता है, ठीक है। कक्षा 1 से 2, जो कक्षा 1 से 2 में बच्चे पढ़ते हैं उनका जो कार्यक्रम कब आएगा, उनसे रिलेटेड उनके पढ़ने से रिलेटेड जो भी चीजें आने वाली है उस कार्यक्रम में रेडियो पे, ठीक है, वो 11 से 11:15 तक 15 मिनट का कार्यक्रम होगा। उस 15 मिनट के कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 और कक्षा 2 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कार्यक्रम आएंगे कि उनको बच्चों को कैसे सिखाया जाए, क्या है, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, उनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम आएंगे उससे वो कब आएंगे, 11 से 11:15 के बीच में 15 मिनट का कार्यक्रम, ठीक है। और इसका जो ध्येय वाक्य वो क्या है, प्यारे बच्चे कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। आपको एग्जाम में पूछ सकता है, प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये ध्येय वाक्य किस कार्यक्रम का है, तो शिक्षावाणी कार्यक्रम का है, ठीक है। इसके बाद कक्षा 3 से 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए 11:15 से 11:35 तक 20 मिनट का कार्यक्रम आएगा। आपको एग्जाम पूछ सकता है, वो अगर पेपर का लेवल अगर टफ बनाना हो तो आपको पूछ सकता है कि कक्षा 1 से 2 का जो प्रोग्राम है कितने समय का होता है, ध्यान रखना 15 मिनट का, कब से कब, 11 से 11:15 मिनट तक, ठीक है। फिर आपको पूछा कक्षा 3 से 8 का प्रोग्राम कितने मिनट का होता है, तो 20 मिनट का होता है, कब से कब तक, 11:15 से 11:35 तक। इसके बाद कक्षा 9 से 12 का जो प्रोग्राम होता है कब से कब तक होता है, 11:35 से 11:55 का, 20 मिनट का, ठीक है। तो 55 मिनट है, उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है 15 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। पहले के 15 मिनट में कक्षा 1 और 2, फिर अगले 20 मिनट में कक्षा 3 से 8, अगले 20 मिनट में कक्षा 9 से 12। तो आपको याद रखना है 15 20 20, ठीक है। ये 55 मिनट का प्रोग्राम होता है, रेडियो पर प्रसारित होता है, अलग अलग कक्षाओं का उसके अंदर कंटेंट आता है और कंटेंट को उसके ऊपर रेडियो पर प्रसारित किया जाता है। इसका ध्येय क्या रखना है, प्यारे बच्चों कान लगाओ बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है। इसमें कक्षा 1 के 2 में जो बच्चे हैं, अब सीधी बात है उनको कंटेंट जो रेडियो पे क्या आएगा, कुछ कहानियां, उसके ऊपर कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए कहानियां आती है। कौन सी कहानी आती है, मीना की कहानी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए मीना की कहानियां आती है और रेडियो पर प्रसारित होती है ताकि वो बच्चे सुने समझे, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है। कक्षा 3 के बाद 3 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रम आएंगे। कक्षा 3 से 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें उनका जो कोर्स होगा, पाठ्यक्रम होगा, उससे रिलेटेड कोई ना कोई कार्यक्रम आएगा। उस कार्यक्रम में उनके कोर्स से रिलेटेड कोई ना कोई चीजें बताई जाएगी ताकि बच्चा उसको सीख सके, ठीक है। खाली कक्षा 1 और 2 के विद्यालयों के लिए मीना की कहानी आएगी, ठीक है। ये प्रोग्राम जो चलेगा वो सोमवार से शनिवार तक चलेगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना, आपको पूछ सकता है कि शिक्षावाणी कार्यक्रम कब कौन से वार तक चलेगा, तो सोमवार से शनिवार तक चलेगा, ठीक है। कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए मीना की कहानी आएगी और इसके बाद कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए क्या होगा, उनके कोर्स के पाठ्यक्रम के अनुरूप जो भी है वो कुछ न कुछ शिक्षण आधारित कार्यक्रम आएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना कब से कब तक चलेगा, सोमवार से शनिवार तक इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। इसके बाद हर शनिवार को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, एक कार्यक्रम और चलाया जाता है, उसका नाम क्या है, हवा महल कार्यक्रम। हर शनिवार को एक और रेडियो पर कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसका नाम क्या है, हवा महल कार्यक्रम, ठीक है। जो बच्चों के लिए चलाया जाएगा और हवा महल कार्यक्रम में एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, उसका नाम क्या था, बच्चों का झरोखा। स्पेशल इंपॉर्टेंट याद रखना, यही तो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपको भी नहीं पता होगा, और स्पेशल अधिकांश बोर्ड जब पेपर बनाए तब, ठीक है। पेपर का लेवल वैसे भी हर जगह अच्छा ही आ रहा है, आरपीएससी के भी पेपर आ रहे हैं जिसमें बच्चे प्रोफेसर और लेक्चर एग्जाम में पास भी नहीं हो रहे, सबको पता है पेपर का लेवल बहुत टफ हो रहा है, ठीक है। तो आपको, और इस बार तो कंपटीशन वैसे ही ज़्यादा है, पोस्ट बहुत लेवल 1 और लेवल 2 की बहुत कम है और 4-5 या कुछ पोस्ट है और लाखों बच्चे बैठने वाला है, तो पेपर का लेवल तो आप सोच सकते हो, ठीक है। तो एकदम डीप में आपको पढ़ना है, तो ध्यान रखना कि जो शनिवार को जो कार्यक्रम आता है उसका नाम एक और है, उसका नाम है हवा महल कार्यक्रम आता है। वो कब आता है, शनिवार का होता है। उसमें प्रोग्राम कौन सा आता है, बच्चों का झरोखा। आपको एग्जाम पूछ सकता है बच्चों का झरोखा कार्यक्रम किस कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा, तो हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम हवा महल, ठीक है। अभी मैंने बताया उसको वापस यहाँ से फिर से आ गया, हवा महल कार्यक्रम, ठीक है। ये प्रारंभ कब हुआ, 2 मई 2020 को। हवा महल कार्यक्रम 2 मई 2020 को हुआ। ये प्रत्येक शनिवार को आता, मैंने पहले ही बता दिया है। हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ में 5 कार्यक्रम चलाए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नाम देख लेना सबके, ठीक है। आपको तो स्पेशल याद रखना है कि हवा महल कार्यक्रम कौन से वार को आता है, तो शनिवार को आता है। कब शुरू हुआ, तो डेट आपको याद है, डेट है 2 मई 2020 को। इसके अंतर्गत पहले 5 कार्यक्रम चलाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में एक कार्यक्रम और बढ़ा दिया है। अभी कितने कार्यक्रम है, 6 कार्यक्रम हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। पहला है आज की कविता, याद रखना है, और सीक्वेंस भी याद रखना है इसका, ठीक है।
पहले है आज की कविता, दूसरा है आज की कहानी, तीसरा है आज की किताब, चौथा है आज की गतिविधि, पांचवा है टीचर कॉर्नर और छठा है हमारा पुस्तकालय। ठीक है, पहले 5 कार्यक्रम चलते थे, अभी 6 कार्यक्रम चलाए गए और 6 कार्यक्रम जो है आप अच्छे से उसको पढ़ ले, उसको याद कर ले। ठीक है, ठीक है। इसको बच्चों का जोरोखा मैंने पहले बताया। इस कार्यक्रम जो हामिल कार्यक्रम का दूसरा नाम क्या है, बच्चों का जोरोखा है, और नाम क्या है, कोरोना काल में बच्चों का जोरोखा है। दूसरा नाम है जो मैंने पहले भी बता दिया है। हामिल कार्यक्रम का दूसरा नाम जो किस कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, तो उस कार्यक्रम का नाम क्या है, हामिल कार्यक्रम। और बच्चों का जोरोखा जो कोरोना के समय में शुरू किया गया। पहले 5 कार्यक्रम थे, वर्तमान समय में 6 कार्यक्रम हैं। ठीक है, कार्यक्रम का संचालन कौन करता है, ध्यान रखना, RSCRT उदयपुर। ये बहुत अच्छी चीज है, जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है, कि इस कार्यक्रम जो हामिल कार्यक्रम है उसका संचालन करता कौन है, तो हामिल कार्यक्रम का संचालन कौन करता है, RSCRT उदयपुर करता है इसका संचालन। ठीक है, और इसका दूसरा हामिल कार्यक्रम का दूसरा नाम अगर पूछे, ध्यान रखना, बच्चों का जोरोखा। 5 कार्यक्रम थे, वर्तमान में 6 कार्यक्रम है। सिक्वेंस याद रख लेना, एग्जाम छप सकता है। और स्पेशल याद रखना, RSCRT उदयपुर जो है उसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट शिक्षा दर्शन, एक कार्यक्रम और है। एक कार्यक्रम हमने पहले पढ़ा, वो था शिक्षा वाणी। अब ये है शिक्षा दर्शन। शिक्षा वाणी में क्या था, वो रेडियो पर प्रसारित होता था। ये शिक्षा दर्शन कहाँ पे प्रसारित होता है, टीवी पे। दोनों में डिफरेंस बेसिक है, एकदम याद करने का तरीका है। शिक्षा वाणी रेडियो, शिक्षा दर्शन टीवी। दर्शन मतलब देखना, कहाँ पे देखते हैं, टीवी पे। वाणी मतलब सुनना, कहाँ पे, रेडियो पर। ठीक है, शिक्षा वाणी जो प्रोग्राम है वो रेडियो पे चला जाता है, और शिक्षा दर्शन जो है वो टीवी पे चलाया जाता है। इसका प्रारंभ जो हुआ वो 1 जून 2020 को हुआ। शिक्षा दर्शन प्रोग्राम जो है वो 1 जून 2020 को शुरू हुआ। ये भी कोरोना काल के समय में शुरू हुआ है। ठीक है, इसके बाद पुनः प्रारंभ किया गया 21 जून 2021 को स्माइल 330 के अंतर्गत। मैंने पहले बताया था, फर्स्ट में पढ़ाया था तब। ठीक है, स्माइल 30 के अंतर्गत शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को पुनः शुरू किया गया था। तो प्रारंभ और पुनः पहले की डेट जो पूछे तो 1 जून 2020 है। पुनः प्रारंभ कब किया गया जानना, स्माइल 30 के अंतर्गत 21 जून 2021 को। टीवी पर चलाया गया शैक्षिक कार्यक्रम है। मैंने बताया था आपको कि शिक्षा वाणी जो है वो रेडियो पे, शिक्षा दर्शन टीवी पे। कौन से चैनल पे भी ध्यान रखना, एग्जाम पूछ सकता है, डीडी राजस्थान। ठीक है, डीडी राजस्थान चैनल पे एक कार्यक्रम चलता है, उसका नाम था शिक्षा दर्शन। ठीक है, बच्चों देखो ज्ञान, इसका वाक्य जो है वो ध्येय वाक्य है यहाँ पे। ये बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। क्या है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये ध्यान वाक्य किसका है, तो ध्यान रखना, शिक्षा दर्शन के कौन से चैनल पे आता है, डीडी राजस्थान चैनल पे आता है। 21 जून 2021 को स्माइल 30 के अंदर पुनः शुरू किया गया। वास्तविक जो डेट है उसकी 1 जून 2020 को है। ये भी प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक, ठीक है, इस कार्यक्रम को चलाया जाता है। ठीक है, और ये इसकी अवधि कितनी है, 3 घंटे 15 मिनट। हमने शिक्षा वाणी कार्यक्रम जो देखा था वो 55 मिनट का था। इसके 3 स्लॉट थे, 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट। लेकिन जो शिक्षा दर्शन का कार्यक्रम है वो कितने टाइम का है, स्पेशल याद रखना, 3 घंटे 15 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस है, वो रेडियो पर, ये टीवी पर। उसमें 55 मिनट, यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, इसके अंदर 2 स्लॉट है। कितने स्लॉट है, 2 स्लॉट है। एक है कक्षा 9 से 12 तक का, और एक है कक्षा 1 से 8 तक का। कक्षा 9 से 12 तक का जो स्लॉट है ये रहा। इसमें जो कार्यक्रम जो शुरू होगा वो कितने बजे शुरू होगा, 12:30 पे शुरू होगा। 12:30 से 2:30 का जो 2 घंटे का टाइम है वो किस क्लास के लिए, कक्षा 9 से 12 के लिए। इसी तरह कक्षा 8 जो 1 से 8 का जो कार्यक्रम है वो 3 बजे शुरू होगा, तो 3 से 4:15 तक चलेगा, वो 1 घंटा 15 मिनट का टाइम। कुल 3 घंटा 15 मिनट का टाइम है। उसको 2 स्लॉट में बांट रखा है, एक तो कक्षा 9 से 12 के लिए, एक कक्षा 1 से 8 के लिए। कक्षा 9 से 12 के लिए कितना टाइम है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में 2 घंटे का, और शिक्षा 1 से 8 के लिए 1 घंटा 15 मिनट का टाइम है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में। ठीक है, अब 9 से 12 में जो टाइम दे रखा है यहाँ पे, उसमें बांट रखा है यहाँ पे। कक्षा 9वीं और 10वीं जो क्लास है उनको 12:30 से 1:30 तक, उनको 12:30 से 1:30 तक 1 घंटा उनको कहाँ चलेगा, 9, 10वीं, 9वीं और 10वीं की क्लास। 11वीं 12वीं का जो बोला था उनका 1:30 से 2:30 तक चलेगा। मतलब 9 से 12 में क्या है, 9वीं 10वीं का 1 घंटा क्लास चलेगा, और 11वीं 12वीं की 1 घंटा क्लास चलेगी। ठीक है, इसके बाद कक्षा 1 के 5 की चलेगी, 3 से 3:30 तक आधे घंटे की क्लास चलेगी, 30 मिनट की क्लास। ठीक है, और 6 से 8 की जो क्लास है वो 45 मिनट की चलेगी। तो ये स्लॉट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम टीवी पे चलाया गया था, शिक्षा वाणी रेडियो पे चलाया गया था। उसमें 55 मिनट का था। इसमें क्या है, 3 घंटे 15 मिनट का कार्यक्रम। उसमें 3 स्लॉट थे, 15, 20, 20। यहाँ पे 2 स्लॉट है, एक 2 घंटे का, एक है 1 घंटा 15 मिनट का। उसके बाद हर क्लास वाइज इसको बांट रखा है, 1 घंटा 1 घंटा 30 मिनट और
45 मिनट। ठीक है, कौन से चैनल पे चलाया गया? ये ईडी राजस्थान पर इस प्रोग्राम को चलाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पढ़ना, उसका ध्येय वाक्य भी आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रत्येक सोमवार से शनिवार को इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। नेक्स्ट है नो बैग डे। नो बैग डे, ठीक है, नो बैग डे जो है उसका प्रारंभ कब शुरू हुआ? 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ नो बैग डे। ये भी प्रत्येक शनिवार को भी हमारे स्कूल में, वर्तमान में हमारे स्कूल में नो बैग डे चलता ही है। प्रत्येक शनिवार को क्या होता है? हर स्कूल में नो बैग डे मनाया जाता है। ठीक है, उसमें उस दिन अलग अलग जो एक्टिविटीज जो है विद्यालय स्तर पर करवाई जाती है, खेल की है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कुछ अलग एक्टिविटीज हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज उस सैटरडे को, शनिवार को हर स्कूल विद्यालय में करवाई जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई नो बैग डे की? ध्यान रखना 15 अक्टूबर 2020 की एग्जाम हो सकता है। नो बैग डे कौन से वार को होता है? तो शनिवार को होता है। क्या होता है उस दिन? कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेल गतिविधियां होती हैं। ठीक है, अलग अलग कुछ प्रोग्राम जिसको विद्यालय स्तर पर अलग अलग करवाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये शुरुआत जो हुई थी, आपको ये 15 अक्टूबर 2020 को नो बैग डे की शुरुआत हुई, उस टाइम में सरकार कौन सी थी? गहलोत सरकार थी भाई। कौन सी सरकार थी? गहलोत सरकार थी। तो उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया। अब सरकार हो गई चेंज। जब गहलोत सरकार थी तो हर शनिवार को प्रोग्राम चलता था नो बैग डे का। लेकिन भाई साहब अब क्या हो गया? सरकार चेंज होगी। कौन है? भजन लाल जी हैं। और भजन लाल जी ने बोला हर शनिवार को ऐसा नहीं चलेगा। अब उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया? 2024-25 से क्या कर दिया? प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही नो बैग डे मनाया जाएगा। एग्जाम में पूछ सकता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये किसकी पहल है? वर्तमान सरकार की पहल है, भजन लाल जी की। नो बैग डे जो पहले हर महीने में शनिवार को मनाया जाता था, ठीक है, जब सरकार किसकी थी? गहलोत जी की। अब भजन लाल जी आ गए, उसके बाद 2024-25 उन्होंने क्या कर दिया? हर शनिवार को नो बैग डे वही मनाया जाएगा। अब नो बैग डे कब होगा? प्रत्येक महीने के सेकंड और फोर्थ सैटरडे को, दूसरे और चौथे शनिवार को ही नो बैग डे स्कूल में मनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें फिर वही एक कक्षा नो बैग डे होता है, पूरा 1 से 12 तक होते हैं। उसमें थीम बनाया गया, थीम होता है 5 समूह 5-5 मनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जब दे रखी है इसमें, ये आपको पढ़ना है अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज, उन्नीत, उसके हिसाब से ये तो दिन कुछ कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। ठीक है, मिशन समर्थ, ठीक है, जो मैंने पहले भी बता दिया, फिर से आया है। मिशन समर्थ जो है वो 21 जून 2021 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य CWSN बच्चों की शिक्षा के लिए। ठीक है, जो बच्चे डिसेबल होते हैं, जो सुन नहीं पाते या देख नहीं पाते हैं, ठीक है, उसके लिए सरकार ने स्पेशल एक अभियान चलाया, उसका नाम था मिशन समर्थ, जो आ सकता है एग्जाम में, जो डिसेबल होते हैं। वर्तमान में इस बार जो विशेष शिक्षा की आप बोल रहे हो कि पोस्ट नहीं है, तो वही विशेष शिक्षा वाले, वही मतलब उसके लिए अभियान चलाया गया था मिशन समर्थ। ठीक है, कब शुरू हुआ? 21 जून 2021 को। उसका उद्देश्य था CWSN बच्चों जो की शिक्षा के लिए ऐप चलाया गया। ठीक है, एक कक्षा 1 से 12 तक के लिए इसको उद्देश्य दे रखा है, श्रव्य, दृश्य और सांकेतिक भाषा में शुरू। ठीक है, इस ऐप में क्या सिखाया जाता है कि जो बच्चा सुनने में कमजोर है या देखने में कमजोर, तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से बच्चों को किया जाता है, उस ऐप के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, सप्ताह में एक दिन सोमवार को होमवर्क दिया जाता है। ई कक्षा वीडियो के लिए मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, इसमें भी मोबाइल पे यूट्यूब पे एक ऐप है, इसका नाम है मिशन ज्ञान ऐप, एक ऐप है। उस ऐप के माध्यम से आप इससे रिलेटेड, मिशन समर्थ से रिलेटेड जितने भी श्रव्य द्रव्य जो बच्चे हैं, वो उस रिलेटेड ऐप के माध्यम से क्या करते हैं? ये कंटेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसके वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से उसमें क्या होता है? सांकेतिक भाषा में पढ़ाया जाता है, ताकि उन बच्चों में भी शिक्षा से वो बच्चे वंचित नहीं रहें। तो ये अभियान जो बहुत अच्छा अभियान है, मिशन समर्थ, जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है और CWSN बच्चों के लिए। और कब शुरू हुआ? 21 जून 2021 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम है निष्ठा। निष्ठा का तो स्पेशली आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। निष्ठा नेशनल जो है इंस्टीट्यूट फॉर द स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, ये निष्ठा प्रोग्राम जो है वो स्पेशली किसके लिए चलाया गया है? शिक्षकों के लिए। अब भाई शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप स्कूलों में स्थिति देख रहे हो, ठीक है, तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक भी प्रॉपर वे में सही और गुणवत्तापूर्ण जो टीचिंग करवाएं, उसके लिए सरकार ने एक अभियान चलाया, उसका नाम है निष्ठा, ताकि शिक्षकों को भी क्या दिया जाए? समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, अब शिक्षक भी है तो मानवीय इंसान, कभी कभी भूल हो जाती है, तो उसको समय समय पर प्रशिक्षण के द्वारा उनको कुछ नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, उनको अपडेट किया जाता है ताकि
वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करवा सकें, नई नई चीज़ें बच्चों को सिखा सकें। ठीक है, तो निष्ठा प्रोग्राम स्पेशली बच्चों शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए है। इसकी शुरुआत जो हुई 21 अगस्त 2019 को। ठीक है, निष्ठा प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 2019 को। इसके लिए प्रोग्राम में ध्यान रखना, निष्ठा प्रोग्राम जो है शिक्षकों के प्रशिक्षण से रिलेटेड प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन शिक्षण जो प्रोग्राम किया वो 16 अक्टूबर 2020 को प्रोग्राम हुआ। ठीक है, आपको पूछ सकता है निष्ठा कार्यक्रम शुरू कब हुआ? 21 अगस्त 2019 को। यह शिक्षकों के प्रशिक्षण से रिलेटेड है। बाद में इसको ऑनलाइन भी जोड़ा गया। ठीक है, ऑनलाइन भी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग ऐप के माध्यम से वही शिक्षक प्रशिक्षक को। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 16 अक्टूबर 2020 को। अलग अलग चरणों में निष्ठा प्रोग्राम चलाया। ध्यान रखना, निष्ठा के 4 चरण हैं। पहला चरण जो था वो किसके लिए था? प्रारंभिक शिक्षा के लिए। निष्ठा का पहला जो चरण है वो किसके लिए था? प्रारंभिक शिक्षा के लिए। निष्ठा का दूसरा चरण जो था वो माध्यमिक शिक्षा, जो माध्यमिक स्तर के लिए था। निष्ठा 3.0 जो था वो ECCC मतलब कक्षा 5 तक के जो पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं ECCC उनके लिए होता है। और निष्ठा 4.0 भी उनके लिए ही है। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है निष्ठा के कितने चरण हैं? तो निष्ठा के 4 चरण हैं। निष्ठा पहला चरण किसके लिए? प्रारंभिक शिक्षा के जो अध्यापक है उनके लिए चरण चलाया गया था। कौन सा? निष्ठा 1.0। निष्ठा 2.0 किसके लिए चला गया? माध्यमिक शिक्षा के जो टीचर है उनके लिए। निष्ठा 3.0 किसके लिए चला गया? कक्षा 5 तक के जो टीचर अध्यापक हैं ECCC वाले अध्यापक उनको। और कक्षा निष्ठा 4.0 भी उन्हीं के लिए चलाया गया। ठीक है, तो स्पेशली इतना ही याद रखना निष्ठा में आपको कि निष्ठा प्रोग्राम जो है वो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए चलाया गया है। शिक्षकों को अपडेट करने के लिए समय समय पर इसका चलाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 21 अगस्त 2019 को हुई थी। बाद में उसको ऑनलाइन मोड भी शुरू हुआ। ऑनलाइन मोड शुरू हुआ वो 16 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। इसके 4 चरण है। पहला चरण प्रारंभिक शिक्षा के लिए, दूसरा माध्यमिक के लिए। क्लियर? ई कक्षा प्रोजेक्ट। ठीक है, ई कक्षा प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ वो कब हुआ? 15 अक्टूबर 2020 को हुआ। कब शुरू हुआ ई कक्षा प्रोजेक्ट? 15 अक्टूबर 2020 को। उसका उद्देश्य क्या है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है राजस्थान और CBSE में मानांकन होने वाले छात्रों को मुफ्त गुणवत्ता युक्त कंटेंट देना कक्षा 1 से 12 तक। ठीक है, एक कक्षा प्रोजेक्ट जो होता है वो किसके द्वारा चलाया गया? ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और दूसरा CBSE, दोनों द्वारा चलाया गया। कब चला गया? 15 अक्टूबर 2020 में। मतलब जो बच्चे कक्षा 1 से 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको और जिनका एडमिशन हो चुका, नामांकन हो चुका है, उनको मुफ्त में गुणवत्ता युक्त कंटेंट देने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। ई कक्षा प्रोजेक्ट 15 अक्टूबर 2020 को किसके द्वारा चलाया गया? ठीक है, एक तो राजस्थान सरकार। ठीक है, राजस्थान सरकार में एक राजस्थान सरकार के द्वारा मिशन ज्ञान जो ऐप चल रहा है उसके माध्यम से। दूसरा तकनीकी सहयोग मिशन ज्ञान के ऐप से लिया गया। और तीसरा जो वेदांता ग्रुप जो है उससे आर्थिक सहयोग लिया गया। 3 चीजें हैं। ठीक है, कि इस ई कक्षा प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग किसने दिया? एग्जाम पूछ सकता है। तो आर्थिक सहयोग किसने दिया? वेदांता ग्रुप ने। ठीक है, तकनीकी सहयोग किसने दिया? मिशन ज्ञान के द्वारा लिया गया। और जो मिशन ज्ञान वो किसका ऐप है? राजस्थान सरकार का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट योजना है क्लिक योजना। कौन सी योजना है? क्लिक योजना। क्लिक योजना एग्जाम में पूछ सकता है क्लिक योजना किससे रिलेटेड? इतना याद रखना है। क्लिक योजना किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर शिक्षण से। किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर प्रशिक्षण से। सीधा एक ही लाइन में याद रखना है। क्लिक योजना किससे संबंधित है? तो क्लिक योजना कंप्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित है और 2016-17 में इसको शुरू हुआ। इसके बाद ऐसे एक कल्प योजना है। कल्प योजना 2004-5 में शुरू हुई थी। ये भी किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर से। बस और कुछ याद नहीं रखना। क्लिक आ जाए, कल्प आ जाए, दोनों से किससे रिलेटेड है? तो क्लिक योजना और कल्प योजना दोनों कंप्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित है, कंप्यूटर सीखने से संबंधित है। ठीक है, और कल्प योजना का अगर फुल फॉर्म आपको याद रखना है तो है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। कल्प का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। राजकीय विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देना। ठीक है, सरकारी विद्यालयों में, राजकीय विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा, कंप्यूटर का ज्ञान करवाने के लिए, कंप्यूटर के बारे में बताने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? उसका नाम क्या है? कल्प। क्या नाम है? कल्प, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, और ऐसे कैसे क्लिक योजना है? क्लिक योजना भी कंप्यूटर सिखाने से संबंधित ही है। इसके बाद एक एजुसेट। ठीक है, ये एजुसेट क्या है? एक टाइप का क्या है? एग्जाम पूछ सकते हैं एजुसेट क्या है? एजुसेट क्या है? एक शैक्षिक सैटेलाइट है। सैटेलाइट के बारे में हम सब जानते ही हैं, वो साइंस के विद्यार्थी वो जानते होंगे सैटेलाइट क्या होता है। तो सैटेलाइट जो हमारा एजुसेट जो है वो क्या है? सैटेलाइट है। कौन सा?
शैक्षिक सैटेलाइट, आपको 2-4 ऑप्शन दे दिए, उसमें पूछा भी शैक्षिक सैटेलाइट कौन सा है, ध्यान रखना एजुसेट क्या है, एक शैक्षिक सैटेलाइट है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। एजुसेट का उद्देश्य क्या है, भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। इसके बाद ई पाठशाला, ई पाठशाला की शुरुआत कब हुई, 12 दिसंबर 2024 को, लेटेस्ट है और एग्जाम में आज का इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि एग्जाम में आने लायक है। ई पाठशाला इसकी शुरुआत हुई 12 दिसंबर 2024 को और ये 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। ई पाठशाला प्रोग्राम को कब शुरू किया, तो ध्यान रखना 12 दिसंबर 2024 को शुरू किया, जो इसी सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन इनका बनता है, क्योंकि ये इसी सरकार के द्वारा शुरू किया, तो इसी सरकार के द्वारा शुरू किया गया, उसके बाद क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ई पाठशाला प्रोग्राम 12 दिसंबर 2024 को शुरू किया। क्यों किया गया, 10वीं और 12वीं बोर्ड में जो बोर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं उनको प्रॉपर कंटेंट उपलब्ध करवाना, उनकी बच्चों की प्रॉपर बोर्ड की तैयारी करवाने के लिए ई पाठशाला प्रोग्राम चलाया गया। नेक्स्ट है ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन, हमने वैसे ही पढ़ लिया है, मिशन ज्ञानवाणी। ठीक है, ज्ञानवाणी प्रोग्राम जो है ये देश का पहला शैक्षिक एफएम रेडियो चैनल है। ठीक है, ज्ञानवाणी में पहले पढ़ा है, ये एफएम रेडियो पर प्रचारित होता है, केंद्र सरकार का है। ठीक है, जैसे वे ज्ञान दर्शन, ये भी क्या है, टीवी पे चलने वाला, अभी मैंने पहले ही बता दिया है। ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन दोनों केंद्र सरकार के कार्यक्रम है। मिशन ज्ञान वहाँ जो वाणी है वो रेडियो पर प्रसारित होता है और इसके 3 स्लॉट है, 55 मिनट तक चलता है। मिशन ज्ञान दर्शन जो है वो टीवी पे चलता है और इसके भी केंद्र सरकार का कार्यक्रम है और 3 घंटे 15 मिनट का कार्यक्रम है। ये भारत का पहला शैक्षिक टीवी चैनल जो बोल सकते हो वो कौन सा है, ज्ञान दर्शन है। इसके बाद है शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। डिफरेंस समझना है आपको, डिफरेंस समझना है, एक है ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन, एक है शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन। ठीक है, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन दोनों केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं, ध्यान रखना। ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन दोनों केंद्र सरकार के कार्यक्रम है। शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन दोनों राजस्थान सरकार, राज्य सरकार के कार्यक्रम है। ठीक है, पहला डिफरेंस मैंने बता दिया। ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन केंद्र सरकार के कार्यक्रम है और शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी जो है राज्य सरकार के कार्यक्रम है। अब देखो ये दर्शन वाले जो वाणी वाले जो कार्यक्रम है, चाहे ज्ञानवाणी हो या शिक्षा वाणी हो, ज्ञानवाणी हो या शिक्षा वाणी, दोनों वाणी वाले कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित होते हैं। और जो दर्शन वाले कार्यक्रम है, चाहे ज्ञान दर्शन हो या शिक्षा दर्शन हो, दोनों टीवी पर प्रसारित होते हैं। ठीक है, दर्शन वाले कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित होते हैं, वाणी वाले कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित होते हैं। खाली डिफरेंस इतना है कि ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन केंद्र सरकार के हैं, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन कौन से हैं, राज्य सरकार के कार्यक्रम आपको है, ध्यान रखना, आपको पता लगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो मेन जो नवाचार थे, ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया था यहाँ पे, ताकि आपके एग्जाम में इंप्रूवमेंट हो और आप लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत समय से कर रहे हो, अलग अलग बुक से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपकी कितनी तैयारी है उसका एक रिवीजन क्लास मैंने यहाँ पे दी थी, अलग अलग इंपॉर्टेंट ऐप जो आपकी नवाचार है उससे रिलेटेड, ताकि आपका रिवीजन हो सके, आपको कितना आता है वो यहाँ से पता चल सके। ठीक है, एक नया जल्द ही एक नया और वीडियो लेके आएंगे जिसमें और जो नवाचार बचे हुए हैं और NEP 2020 से रिलेटेड कुछ कंटेंट है वो जो एग्जाम में लायक हैं, वो जल्दी एक वीडियो और लेके आएंगे आपके इसी चैनल पे। ठीक है, अल्फा मेंटोर पे, इससे जुड़े आप। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें, आप भी शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इसको देखें, क्योंकि आने वाले समय में एक और वीडियो इसी कंटेंट से, मतलब नवाचार से रिलेटेड, NEP 2020 से रिलेटेड मैं रीट लेवल 1 लेवल 2 के लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपका जो एग्जाम है 17 जनवरी का, उससे पहले वीडियो आ जाए और उसको आप क्या करो, अच्छे से रिवीजन कर सको, आपने कितनी तैयारी करी है उसका पता चल सके। ठीक है, कहीं कमी है तो आप उसको और इम्प्रूव कर सको, कि अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम है ही। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आने वाले समय में और अलग अलग कंटेंट के, करंट अफेयर के हैं। ठीक है, इसी के साथ हम जो कंटेंट जो यहाँ पे बचा हुआ है नवाचार का, वो भी उसका वीडियो लेकर हम जल्दी आने वाले हैं, और अलग अलग एग्जाम के लिए, चाहे CET का हो, पुलिस का हो, लैब असिस्टेंट का, उसके लिए भी नए नए वीडियो हम लेके इस चैनल पे आने वाले हैं। धन्यवाद।